देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बार ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए। अब की बार भी जो पेपर हुआ था उसमें भी 2 से 3 4 क्वेश्चन आपको दे रखे थे यूनिट एंड डायमेंशन के। हर बार कई बार तो ये कि पिछले 2 साल पहले इसके 5 क्वेश्चन डाल रखे थे यूनिट एंड डायमेंशन के, कि उसमें मैथ द क्वेश्चन लगभग 4 या 5 थे उसके क्वेश्चन। एक मतलब फर्स्ट सेक्शन में 2 दे दिए, फिर सेकंड सेक्शन में भी 2-3 दे रखे थे। तो उस केस में 3 से 4 क्वेश्चन इसके डाल रखे थे यूनिट एंड डायमेंशन के। और पिछली बार भी इसके दो क्वेश्चन तो थे ही कि उस केस में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इसके रूल होते हैं 4 और 5। उन 4-5 रूल से इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये नहीं है कि किसी इस बुक का ये वाला क्वेश्चन इससे नहीं हो रहा। 4-5 रूल हैं वो अगर आपको आगे, तो उस केस में यूनिट एंड डायमेंशन का कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं हुआ। इसमें हर एक चैप्टर में जो है यूनिट्स और डायमेंशन आप पढ़ते हो कि जैसे स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे एक्सेलेरेशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी होगी, ये सब करते हैं। फिर लो जो मोशन पढ़ते हो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ते हो, इम्पल्स के बारे में पढ़ते हो, इम्पैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हो। फिर रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके बारे में पढ़ते हो। टॉर्क के बारे में, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी, ये सब कुछ आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होते हैं, विस्कस फोर्स, इन सब के डायमेंशन हम वहाँ पे पढ़ते हैं। यानी कि हर चैप्टर में कुछ लगभग पूरे सिलेबस में अगर देखें तो 70 to 80 डायमेंशन है। और इसमें ये नहीं है कि आपको रट्टाफिकेशन करना है कि इसके इसमें रट्टाफिकेशन, क्योंकि उन सभी चीज़ को हर चैप्टर में अब उन सभी डायमेंशन जो आई कहाँ से, क्योंकि पहले आपके मान लो कोई भी आ गया टर्मिनल वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ, तो उसमें पढ़ोगे कि पहले टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, उसको डिटेल में समझते हैं। फिर उस केस में ये नहीं कि रट्टाफिकेशन कर ली उसकी डायमेंशन निकालने के लिए, पता होगी वो चीज़ होती क्या है और उसकी डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस केस में ये नहीं कि सारी की सारी हम रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। कुछ एक हैं 2-3 जो बार बार यूज होते हैं, आप उनको याद कर लो, या फिर वो किस तरीके से आई उसको माइंड में सेट कर लो कि ये वाली जो है ये तो बार बार यूज हो रही है। तो इस केस में तो इसके ये नहीं है कि सब की ही आपको रट्टाफिकेशन करनी है, बार बार चैप्टर्स में आएंगी। आज की क्लास में हम 30 to 40 जो रेगुलर में यूज होती हैं इस चैप्टर में, वो 30 to 40 अगर आनी चाहिए, क्योंकि फिर रूल समझ में नहीं आएंगे कि वो रूल कैसे अप्लाई करें, उनमें ये वाले डायमेंशन यूज हो रही, पहले उसको सीखो। तो आज की क्लास में हम बस डायमेंशन निकालना सीखेंगे, और कल की जो इसके डायमेंशन की दूसरी क्लास होगी उसमें उसके कुछ एक रूल जो है वो पढ़ेंगे कि कैसे हम इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स +2 में पढ़ते हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, यहाँ म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, हीट एंड थर्मो पढ़ते हो वहाँ पे भी मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, इंटरनल एनर्जी, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर। तो इस अब देखो इसी यूनिट टाइम डायमेंशन में ही सबसे पहले बात आती है फिजिकल क्वांटिटी की, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकें, मेजरमेंट कर सकें। फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, a quantity that can be measured। एक ऐसी फिजिकल जो कुछ है कि, क्योंकि कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको कुछ एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट ही नहीं कर सकते, और कुछ एक ऐसी जैसे मास होगी मेजरमेंट करते हैं केजी में, तो इस केस में लेंथ होगी मेजरमेंट करते हैं मीटर में। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी चीज़ का यूज़ करके उसकी मेजरमेंट हो सके, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनका खुद का एग्जिस्टेंस होता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इनका ये 7 होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 होती हैं। ये खुद का एग्जिस्टेंस होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और डिराइव्ड जो हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके ही बनी, उनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। वो 2 या 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मिक्स करके वहाँ से बनती हैं। जैसे लेंथ होगी, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट, ये क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आगे डिराइव्ड की बात करें तो इनके 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी क्या है, डिराइव्ड हैं, जो कि इन्हीं फंडामेंटल के 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके ये डिराइव्ड बनती है। जैसे A B C D ये क्या है, सारी खुद की ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
जो सारे अल्फ़ाबेट हैं ये क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, किसी से मिलके नहीं, खुद का एग्जिस्टेंस है। अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हो चंडीगढ़, उसमें सारे अल्फ़ाबेट आते हैं, तो वो क्या है डिराइव्ड है, जो कि सभी अल्फ़ाबेट से मिलके बनता है। ये सारे वो भी क्या है एक फंडामेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अल्फ़ाबेट से मिलके बनी है। तो इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, जिसका खुद का एग्जिस्टेंस होगा, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, जो फंडामेंटल 2 या 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। फोर्स हो गया या फिर डिस्प्लेस वेलोसिटी होगी, ये सारी क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें लिख लो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी विच हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस, एक क्वांटिटी विच हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी विच कैन बी उसको बोलते हैं फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के लिख सकते हो फोर्स, वर्क, मोमेंटम, ये सारी की सारी क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 ही है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इनके अलावा जितनी भी हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये सारी की सारी क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें यूनिट्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत कम मिलते हैं। डायमेंशन के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में जा जाते हैं। यूनिट्स की तो आपको सबकी यूनिट्स पता ही होती है, निकाल भी लेते हो, फॉर्मूला अगर पता है तो यूनिट्स निकल जाएंगी। तो यूनिट्स के क्वेश्चन रेयर आते हैं, मैंने बहुत कम देखे हैं, 1 या 2, एक मिल गया तो मिल गया आपको पेपर में, पर डायमेंशन के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसमें लिखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के नेम लिखो। लेंथ, टेम्परेचर, ये 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये सातों के साथ आपको टिप्स भी होनी चाहिए कि अगर कोई कहे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताओ तो आपको लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये टिप्स भी होने चाहिए सातों के साथ। और इनकी डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल। मास की डायमेंशन होती है एम, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है के होती है, सॉरी टेम्परेचर के होती है, करंट की ए होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टाइम की टी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, सी डी लिखते हैं इसको, कैंडेला होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की सी डी, कैंडेला। यूनिट्स भी लिखना चाहो, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, मास की यूनिट क्या होती है केजी, टेम्परेचर की केल्विन के ही होती है,
करंट की एम्पियर ही होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है, टाइम की सेकंड होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की भी कैंडेला होती है सेकंड। हाँ यूनिट सेकंड ही होती है टाइम की। लेंथ की क्या हो जाएगी मीटर, मास की केजी, टेम्परेचर की केल्विन ही होती है, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल ही होती है, टाइम्स की सेकंड, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला ही होती है। ठीक है, ये यूनिट डायमेंशन है। इसमें कई बार टेम्परेचर की के डायमेंशन के ना लिख के वो थीटा भी लिख देता है, तो ये मत समझना कोई भी हीट अगर दे रखी है मतलब हीट दे रही है उसने, तो टेम्परेचर की केल्विन कई बार केल्विन मिल जाती है और कई बार क्या थीटा मिलती है उसकी। ठीक है, ये अभी की अभी किसी से ही पूछ सकते हो, 7 की 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 1 मिनट मिल गया। दीक्षा सुना दो सातों के साथ। बता दो डायमेंशन के नाम बता दो बस, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के नेम। डायमेंशन सबकी, मास की केजी डायमेंशन एम होती है। सीडी कैंडेला। ठीक है, बता दो सातों के नाम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बता दो आप ही कह रहे थे ज़्यादा याद हो गया बता दो, सबको सुनना चाहिए। सुबह तो नहीं दुख रहा था। बता दो विनीत। डायमेंशन सबकी, ठीक है। अब देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
डिस्टेंस क्या होती है डिस्टेंस की? एम होती है डिस्टेंस की, एल सॉरी डिस्प्लेसमेंट इसकी भी एल होती है। वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्टेंस बाय में टाइम, इसकी यूनिट हो जाएगी डिस्टेंस की एल होती है, एल डिवाइड बाय टाइम की क्या होती है टी, तो एल टी माइनस वन क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की क्या होगी एल टी माइनस वन। क्या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर लो एक, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करती है तो वही डिस्प्लेसमेंट होती है, वही डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कौन में टाइम। वेलोसिटी की क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन, टाइम की क्या होती है टी, तो एल टी माइनस टू। ठीक है, डिस्टेंस की हो जाएगी एल, डिस्प्लेसमेंट की एल, वेलोसिटी की डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है तो एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, तो डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस टू। क्या होगा नहीं फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी फोर्स की लीनियर मोमेंटम मास इनटू में रेडियल डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मोमेंटम को पी से। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू में रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वेलोसिटी के। वर्क फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर फोर्स बाय एरिया। लिख दो सबकी। फोर्स की क्या हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की होती है m, एक्सेलरेशन की क्या होती है एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। लीनियर मोमेंटम मास इनटू में रेडियल डिस्टेंस, तो मास की होती है m, रेडियल डिस्टेंस यानी कि l, m इनटू में l, सॉरी m इनटू v होता है, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी एम एल टी माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू में रेडियल डिस्टेंस, मास की m, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन और रेडियल डिस्टेंस की l, तो m l टू t माइनस वन। वर्क की क्या हो जाएगी फोर्स की होती है हमने ऊपर निकाली फोर्स m l t माइनस टू इंटू में l, m l टू t माइनस टू। वर्क की और फोर्स की डायमेंशन दोनों की क्या होती है सेम होती है। वर्क की और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है दोनों की सेम, m l टू t माइनस टू। फोर्स है जो बार बार यूज होगी, फोर्स की वर्क की ये क्या होती है बार बार यूज होती है, तो याद कर लो फोर्स की होती है एम एल टू टी माइनस टू।
प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू। देखो फोर्स की और वर्क की सेम नहीं होती, वर्क की और एनर्जी की सेम होती है। फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू और वर्क की होती है एम एल टू टी माइनस टू। एरिया की क्या हो जाएगी एल टू, आ जाएगी एम। एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एरिया को लिखोगे आप लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो ये ब्रेथ भी एक डिस्टेंस होती है और लेंथ भी, तो क्या हो जाएगी एल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये होगी प्रेशर की। फोर्स की डायमेंशन याद कर लो एम एल टी माइनस टू। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस टू। निकाल भी सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन से, मास की एम, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू। हाँ रेडियस लेंथ ही होती है एक प्रकार से। मीटर में मेजरमेंट नहीं करते, मीटर सेंटीमीटर इनमें मेजरमेंट करते हो रेडियस को, मिलीमीटर तो एक प्रकार से लेंथ ही होती है। रेडियस की भी डायमेंशन एल ही होती है, कहीं पे रेडियस अगर लिख रखा है तो। मेन आपको क्योंकि फॉर्मूले हैं इन सबको, ये नहीं है कि हम रेक्टिफिकेशन बार बार, ये फिजिकल क्वांटिटी जैसे ही चैप्टर पढ़ोगे उसमें आएंगी, तो उस केस में वहाँ पे समझ भी आता है तो होता क्या है। और मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये तो ऐसे हैं कि हर चैप्टर में बार बार यूज हो ही जाती है। अभी काइनेमेटिक्स में पढ़ी है, फिर आगे जो पढ़ोगे उसमें भी पढ़ लोगे, लॉज ऑफ मोशन, और जब हीट एंड थर्मो पढ़ते हो वहाँ पे भी टेम्परेचर हो गया, ये सब पढ़ते हो। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी कि आपको फॉर्मूले जो हैं अगर आप याद हैं, उनका रिलेशन पता है कि इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, मैं इसको किससे निकाल सकती हूँ, तो उस केस में डायमेंशन की रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि डायमेंशन ऑफ रेक्टिफिकेशन कर रहे हो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि आई किससे, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की हमें पता है, एक्सेलरेशन की हमें पता है, तो फोर्स क्या आ जाएगी। क्योंकि सारी की सारी जो बन के मिली हैं वो सारी क्या है, फंडामेंटल जो 7 है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, इन्हीं से सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन किससे बना है, वेलोसिटी और टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे एम एल टी माइनस टू, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, एम एल टी माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू में रेडियल डिस्टेंस, तो इसकी आ जाएगी एम एल टू टी माइनस वन। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या आ जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। फोर्स की हमने निकाली, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे पुट कर दोगे। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, हो गया नोट। लिख लो एरिया, लेंथ, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L2। क्या कह रहे हो, तो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, रिलेशन तो पता होना चाहिए फंडामेंटल में। वॉल्यूम, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी L3। एनर्जी, इसमें कितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी हो, सभी एनर्जीज की डायमेंशन सेम होती है, चाहे कोई भी एनर्जी आ जाए, इंटरनल एनर्जी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी अगर एनर्जी है तो उनकी सभी की डायमेंशन क्या होती है सेम। यूनिटी हम सेम ही लिखते हैं, सबकी जूल होती है, तो इसमें डायमेंशन भी कोई भी एनर्जी आ जाए डायमेंशन क्या होती है उसकी सेम। और वर्क और एनर्जी की डायमेंशन भी क्या होती है सेम होती है। तो वर्क एनर्जी की डायमेंशन इससे निकाल लो, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं है तो कांस्टेंट है। मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल, वेलोसिटी की क्या होती है एल टी माइनस वन, तो यहाँ पे एम इंटू में एल टी माइनस वन का स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। वर्क की भी यही थी एम एल टू टी माइनस टू, तो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है सेम होती है। ठीक है, इसमें चाहे एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच, वहाँ से भी निकालोगे तो डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू ही आएगी। ये फॉर्मूले अलग हो सकते हैं सभी को निकालने के लिए, डेफिनेशन अलग हो सकती है, पर डायमेंशन सभी एनर्जी की क्या है सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी एम एल टू टी माइनस टू। इम्पल्स, फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस टू
इंटू में टाइम की टी, तो MLT माइनस वन, इम्पल्स की क्या हो जाएगी MLT माइनस वन। फोर्स इंटू टाइम होता है, इम्पल्स क्या होता है फोर्स इंटू में टाइम। इम्पल्स भी एक प्रकार का क्या होता है फोर्स होता है कि आप एकदम से किसी पे अगर फोर्स लगाते हो तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। मान लो कोई भी बॉडी रेस्ट में, आपने झटके से एकदम से फोर्स दिया, उसको बोलते हैं इम्पल्स। हाँ भाई, एकदम से देते हो आप बाय, मतलब बिल्कुल झटके से एकदम से ही बहुत ज़्यादा फोर्स दे देते हैं, तो उसका फोर्स इंटू में क्या होता है टाइम। 11th में पढ़ा ही होगा इम्पल्स तो, और 11th में ही है इम्पल्स, इम्पल्स इम्पैक्ट फोर्स। थोड़े दिन में ये मैम नीट के जो पेपर आएगा वो आगे मई में, उससे पहले क्लास खत्म हो जाएगी 11th की। अब ये बार तो जल्दी शुरू करी है, पिछली बार तो मैंने बहुत लेट शुरू करी थी फिर भी खत्म हो गई थी। फिर तो मैम अच्छा स्कोर आएगा, क्या पता सिलेक्शन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला आता है इसका mr स्क्वायर, मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। रोटेशनल जब शुरू करोगे तो वहाँ पे सबसे पहला ही टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ट्रांसलेशनल पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स ये सब पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे मास को हम मास कंसिडर करते हैं। जैसे ही रोटेशनल शुरू हो जाती है मास को क्या बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। m क्या है यहाँ पे मास, r क्या है यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस होती है। m है मास और r क्या होती है रेडियल डिस्टेंस। मास की हो जाएगी m और रेडियल डिस्टेंस की l की पावर 2, ml2, ठीक है। अभी तो 30-40 करेंगे, है तो 80। रेडियल डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब जिस एक्सेस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो और मास जहाँ पे रखा होता है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। रेडियल डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। हो गया नोट? पावर वर्क अपॉन टाइम, लीनियर मास डेंसिटी, पहले डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। लीनियर मास डेंसिटी मास बाय लेंथ होता है। सरफेस मास डेंसिटी मास बाय एरिया। वॉल्यूम मास डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। सबकी लिख दो डायमेंशन, फॉर्मूले मैंने लिख दिया। सेम नहीं है, ऑलमोस्ट का मतलब क्या सेम है ही नहीं। जब क्या अभी तो ये लिखनी है।
पावर की क्या हो जाएगी, वर्क की क्या होती है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ml2t माइनस 2 डिवाइड बाई में टाइम ml2t माइनस 3। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास की m, वॉल्यूम की l का क्यूब ml माइनस 3। लीनियर मास डेंसिटी मास बाय लेंथ m बाय l ml माइनस 1। मास बाय एरिया m बाय में l की पावर 2 ml की पावर माइनस 2। वॉल्यूम मास डेंसिटी मास बाय में l का क्यूब ml माइनस 3। ठीक है, 1 मिनट। क्या हो गया? हो गया नोट? टॉर्क थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बाय में टाइम होता है। दे देंगे आपको। तो करंट इनटू टाइम, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। लिख दो इन सब की डायमेंशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार से एंगल होता है कि बॉडी सेंटर पे कितना एंगल कवर करती है। जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो वो कितना एंगल कवर करती है, और एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, उसकी यूनिट होती है। ये क्वेश्चन में पेपर में भी आ चुका, क्या एंगल की डायमेंशन और यूनिट बताओ, तो एंगल की नो डायमेंशन बट यूनिट होती है एंगल की। तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस। एंगल अगर आ गया तो उसकी डायमेंशन नहीं होती, एंगल डायमेंशनलेस होता है बट उसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, तो और क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेस रेडियल डिस्टेंस। फोर्स की होती है mlt माइनस 2 इंटू में l, तो ml2t माइनस 2। तीन फिजिकल क्वांटिटी वर्क, एनर्जी और टॉर्क, तीनों की डायमेंशन सेम होती है ml2t माइनस 2। वर्क, एनर्जी और टॉर्क, वर्क, एनर्जी, टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, सेम। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये आपको नीचे 4 ऑप्शन देगा, उसमें 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी, और ये पूछ लेगा कि इनमें से किसकी फिजिकल क्वांटिटी सेम है या किसकी फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, डायमेंशन।
तो उस केस में डायमेंशन किसकी सेम है, तो वर्क, एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, सेम, ml2t-2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 l0 t0, या फिर लिख सकते हो डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस ऐसे भी लिखा जाता है m0 l0 t0, बट इसकी यूनिट होती है रेडियन, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक प्रकार से एंगल, डेफिनेशन में इसका एंगल आता है, तो एंगल की यूनिट नहीं यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती, यूनिट रेडियन होती है इसकी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, तो 1 बाय में t, यानी कि t-1। एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, t-2। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट की क्या होती है, एम्पियर, AT, चार्ज की डायमेंशन होती है AT। ठीक है, देखो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी की t-1 होती है। देखो बता देते, एंगुलर वेलोसिटी की होती है t-1, ऊपर निकालिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय, तो t-1, तो एंगुलर वेलोसिटी t-1 और डिवाइड बाय में क्या है, टाइम, तो टाइम ऊपर जाएगा t-1, तो आ जाएगी t⁻²। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है t⁻², एंगुलर वेलोसिटी की होती है t⁻1, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नो डायमेंशन, m0 l0 t0 ये लिख सकते हो, या फिर डायमेंशन लेस बोल दो। ठीक है, m0 l0 t0 का मतलब है इसके कोई डायमेंशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 1 इसलिए है क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 आ गया। हाँ, डायमेंशन नहीं होती, इस तरीके से लिखते हैं m0 l0 t0, जिसकी किसी की भी डायमेंशनलेस होता है, तो उस केस में अब यहाँ पे a और t है, m0 l0 a की पावर a t लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि m0 l0 तो इसका मतलब इसको है ही नहीं, मास और लेंथ का कोई रोल नहीं है, किसी भी डायमेंशन, मान लो l और t आ रहा है, अब वेलोसिटी है lt-1 आता है, तो m0 l t की पावर -2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन है एल टी की पावर -2 है, तो उसको लिख सकते हो m0 l t की पावर -2, ऐसा लिखा जा सकता है, यानी कि ऐसा लिख सकते हो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया नोट। तो एम्पलीट्यूड, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एम्पलीट्यूड एक प्रकार से लेंथ ही होती है, वेव लेंथ। वेव लेंथ भी एक प्रकार से लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है। टाइम पीरियड, लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, 1 बाय में टाइम पीरियड। एक होता है वेव नंबर, 1 बाय में वेव लेंथ, 1 बाय लैम्डा होती है, वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा, 1 बाय वेव लेंथ। वेव चैप्टर आता है, उसमें पढ़ती है सारी की सारी, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, टाइम पीरियड, लीनियर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सारे के सारे वेव चैप्टर, एसएचएम एंड वेव है, उसमें पढ़ते हो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी। 11th का लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर, वेव्स, एसएचएम एंड वेव, उसमें सारी की सारी डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, ये सारी की सारी। थोड़ी सी बस, मतलब हैं तो बहुत सारी, बट क्लास में नहीं कराएंगे इतनी, मतलब आपको जो फिर बार बार जो चैप्टर में यूज होंगी साथ के साथ बता दी जाएंगी। ठीक है, इसमें एम्पलीट्यूड की क्या आ जाएगी, एल, एम्पलीट्यूड की क्या आएगी, डायमेंशन एल होती है, वेवलेंथ की भी क्या होती है, एल, टाइम पीरियड की टी,
लीनियर फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी t माइनस वन, क्योंकि 1 बाय टाइम पीरियड होता है तो t की पावर माइनस वन। वेव नंबर की क्या हो जाएगी l की पावर माइनस वन। इसमें इसको ऐसा भी लिख सकते हो m0 l1 t की पावर 0, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको भी लिख सकते हो m0 l0 t की पावर 1, इसको लिख सकते हो m0 l0, इसको लिख सकते हो m0 l माइनस वन t0, इसको m0 t0। ठीक है, स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, एक होता है स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, बाय में ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल होता है फॉर्मूला, होता है यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको निकाल सकते हो PV इक्वल टू nRT से। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT से, वहां से निकल सकती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। बता दो इन सब की। कर लिया। एंड यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कहाँ पे? n मोल, हाँ। P यहाँ पे प्रेशर होता है, V वॉल्यूम, n अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। हीट एंड थर्मल में पढ़ते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। ये इलास्टिसिटी में आते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को आप यूनिट से निकालोगे तो भी इजी रहती है। इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, जो फिजिक्स में यूज होती है 8.31, और इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। अगर इसकी डायमेंशन आप यूनिट से निकालोगे तो इजी रहती है। जूल यानी एनर्जी की, मोल के है यहाँ पे टेम्परेचर की। और आप फॉर्मूले से निकाल लो इसको, जोड़ो। स्ट्रेस की क्या हो जाएगी? फोर्स की होती है ML2 MLT माइनस 2, एरिया की क्या हो जाएगी? L2 ML माइनस 1 T माइनस 2। माइनस 2 नहीं आएगा, माइनस 2 क्यों आएगा? अच्छा ऊपर जाएगा, ये 1 है तो L की पावर माइनस 1 होगा। स्ट्रेस की कोई डायमेंशन नहीं होती, M0 L0। स्ट्रेन की, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, डायमेंशन लेस होता है स्ट्रेन। M0 L0 T0। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो M0 L0 T0 डायमेंशन लेस हो गया। तो L M की पावर भी 1 होती है, M की पावर 0 तो 1 होता है, L की पावर 0 1, T की पावर 0 तो 1 ही आ गया, तो डायमेंशन लेस हुआ। यंग्स मॉड्यूलस की क्या हो जाएगी? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो सेम जो स्ट्रेस की है वही क्या होती है यंग्स मॉड्यूलस की, M L माइनस 1 T माइनस 2। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV बाय में NT। प्रेशर की होता है फोर्स बाय एरिया,
प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? mlt माइनस 2 तो L2। वॉल्यूम की क्या आती है? L क्यूब। एन नंबर ऑफ मोल, मोल हो जाएगी टेम्परेचर की, प्रेशर की ml माइनस तो नीचे L2 लिख दिया। टेम्परेचर की K, तो इसके लिखो m L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू में L3। तो m की m इसकी डायमेंशन हो जाएगी m, L की पावर कितने? 2, T की पावर माइनस 2, मोल इनवर्स माइनस 1 और K इनवर्स, ये आ जाएगी। हाँ, पर डायमेंशन कभी नीचे मिलता नहीं आपको, ऊपर ही मिलता है। वैसे तो फिर सबकी डायमेंशन फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स बाय एरिया तो एरिया के नीचे ही रख लो। नेट बतानी होती है ना ओवरऑल। हो गया इतना? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जी से रिप्रेजेंट करते हैं। F इक्वल टू होता है G m1 m2 बाय में r स्क्वायर। अगर दो बॉडीज हैं, मास है m1 और m2, तो उनके बीच फोर्स लगता है, वो फोर्स की वैल्यू होती है G m1 m2 बाय में r स्क्वायर। जी यहाँ पे क्या होता है? ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 और m2 क्या है? मास है। r क्या है? उन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस होती है। अगर कहीं पे भी दो बॉडीज हैं यूनिवर्स में, तो उनके ऊपर फोर्स लगता ही लगता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स कितना होता है? G m1 m2 बाय में r स्क्वायर। जी यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 और m2 क्या है? मास है, और r क्या है? डिस्टेंस। f क्या है यहाँ पे? फोर्स। निकाल दो इसकी डायमेंशन, इसी की निकाल दो। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 कैपिटल जी की बात हो रही है यहाँ पे। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल नाम इसके आगे लग गया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कि पूरे यूनिवर्स में वही मानी जाती है। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11। इसमें देखो जी की निकालनी है, तो जी को एक साइड लिख लो। यह आ जाएगा जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय में m1 m2 यानी कि m का स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों ही क्या है? मास है। तो यहाँ पे फोर्स की क्या होती है डायमेंशन? m l t माइनस 2 इंटो में r की क्या हो जाएगी? L2 मास की m की पावर 2। तो ऊपर लेके जाओगे तो आ जाएगा m की पावर माइनस 1, L की पावर 3 और T की पावर माइनस 2। ठीक है, निकाल दो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने रिलेशन दिया था E इक्वल टू होता है एच न्यू। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, E एनर्जी होती है, न्यू क्या होता है यहाँ पे? लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे H क्या हो जाएगा? E बाय में न्यू। E बाय में न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की? 6 पॉइंट आगे 6 पॉइंट आगे
प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 माइनस पावर का नहीं पता मैं माफ कीजिए। -34 होती है। पावर ही नहीं पता फिर क्या पता है। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रिक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होता है ना, t की पावर -1। यहाँ पे एनर्जी की क्या होती है mL2t-2 और लीनियर फ्रिक्वेंसी की t-1 mL2t-3 t-1 आ जाएगा, ठीक है। mL2t-1 क्योंकि t की पावर -1 है, ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा mL2t-2 और t1, तो क्या बचेगा t की पावर -1, तो mL2t-1 प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। और भी है। कल आते ही मैं पूछ सकती हूँ कुछ भी, मतलब कल जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें यूज होंगी जितनी भी डायमेंशन आज करवाई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे याद नहीं करनी, ये देखना है कि कैसे ये निकल रही हैं, क्या तरीका है इसको निकलने का, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो यूज होंगी फोर्स की, वर्क की, प्रेशर की, टाइम की, और फंडामेंटल तो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है।